हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी का स्वागत है एजुकेटर शिक्षा पर, जहाँ पे हम लोग आज से इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि हमारी 10,000 क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है उसमें भी हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो कुछ बच्चों की समस्या थी कि सर क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है बट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमको नहीं पता है। तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हमने इंटीग्रेशन पढ़ाना डिसाइड किया है, जिसमें हम लोग प्रॉपरली पूरा का पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर जितना बड़ा है, इसमें दो पार्ट होंगे। एक तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा, दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा। दोनों को हम लोग कवर करेंगे फुल डिटेल में, और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देखते रहिए, मस्त रहिए, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम ऊपर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन। ठीक, आप सबको इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा तो आइडिया होगा ही, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास मान लो एक छोटी सी रॉड है, थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेट करके इसको समझने की कोशिश करते हैं, और आपने इस रॉड के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। छोटे छोटे टुकड़े, कितने टुकड़े कर दिए हैं? अनंत टुकड़े कर दिए हैं, इनफाइनाइट, है ना। ये मान लो 10 मीटर लंबी रॉड थी आपके पास, और आपने इसके अनंत छोटे टुकड़े कर दिए हैं, और आपको दे दिया जाता है कि एक टुकड़ा 0.0000000000 1000 बार जीरो मान लो, जितनी बार आप लगा सकते हो, 1 सेंटीमीटर का है। और आपसे बोल दिया जाए कि इन अनंत टुकड़ों का आपको सम निकालना है, सम ऑफ इनफाइनाइट कट्स। जितने भी आपने कट्स किए हैं इस रॉड के, उन सारे इनफाइनाइट कट्स का आपको सम निकालना है। तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि आप सबको उठाओ, सबकी लेंथ को जोड़ते रहो। पहले खुद जोड़ो, फिर इनफाइनाइट तो आप ऑब्वियस सी बात है कि एक ज़िंदगी में जोड़ नहीं पाओगे, है ना। तो आप जोड़ोगे, फिर आप अपनी विरासत में दे जाओगे अपने बच्चों को कि भैया हम इतना जोड़ पाए, आप इसके आगे जोड़ते रहना। ठीक, तो इंटीग्रेशन, ये जो समस्या आई कि हमको सम करना था, है ना, और सम करने के लिए आपको बेसिक पता है कि उठा के सबको बस जोड़ देना है। लेकिन कब तक जोड़ते रहोगे? इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि जो चीज़ कभी ख़त्म ही ना हो, यानी कि आप हज़ारों साल लग जाएंगे आपको इस रॉड की एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए। तो इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इंटीग्रेशन नाम का एक नया मैथमेटिकल टूल जनरेट किया। ठीक, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। बात क्लियर? ये जो रॉड थी जिसको हमने इनफाइनाइट टुकड़ों में ब्रेक करा था, इस पूरी रॉड को हम लोग इंटीग्रेशन के मेथड से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो पहली बात, इंटीग्रेशन का आपको बेसिक मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है समेशन, है ना। सम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का। ठीक, दूसरी बात, आप सबने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन आपको पता है कि हम लोग के पास अगर कोई भी एक बड़ी चीज़ होती है और उसको बहुत ही छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। और ये देखो, जो इंटीग्रेशन है जस्ट इसके अपोजिट है। बात क्लियर? यहाँ पे एक छोटी चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के बहुत बड़ा करना है आपको। तो इसलिए इस इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। बात क्लियर? दूसरा नाम हो गया इसका। तीसरा नाम आप समझ लो, एक और नाम भी है इसका, इसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं। प्रिमिटिव, डबल टी नहीं होगा, सिंगल टी आएगा। इसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं, है ना।
इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जो इंटीग्रेशन है उसको हम लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं। पहला समेशन, जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है, इसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं। दूसरी बात, अब हमने अभी क्या बताया, ऊपर हमने बताया आपको कि अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। कैसे? क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट टूल हैं। बात क्लियर? मान लेते हैं, लेट कि आपके पास एक फंक्शन है दिया हुआ, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है एफ एक्स प्लस सी का। ठीक, आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, और सी आपका क्या आएगा, कांस्टेंट, तो सी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। बात क्लियर? इस तरीके से जो पूरा का पूरा फंक्शन आपके पास था, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको मिल गया एफ डैश एक्स। बात क्लियर? अगर आप इस एफ डैश एक्स को अगेन इंटीग्रेट करो, एफ डैश एक्स को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स प्लस सी। बात क्लियर? तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और फिर पुनः उसको इंटीग्रेट करें तो हम वापस उसी फंक्शन पे पहुंच जाते हैं। ठीक, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर आप किसी फंक्शन को पहले इंटीग्रेट करो और फिर डिफरेंशिएट करो तब भी आप वापस उसी फंक्शन पे पहुंच जाओगे। बात क्लियर? अब समस्या यहाँ पे आती है कि जो इंटीग्रेशन है इसमें एक नई चीज़ आ गई जिसको हम लोग बोलते हैं सी। ये जो सी आपको दिखा यहाँ पे, इस सी का भी एक सिग्निफिकेंस है। इस सी को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेयर सी क्या है, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट आपका हमेशा रहेगा, है ना। ये कांस्टेंट जो है ये आपका हमेशा रहेगा। ठीक, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बात क्लियर? ये समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक, तो ये सी की जो वैल्यू है ये ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लस में आए माइनस में आए, कैसी भी हो सकती है। ठीक, तो दूसरी बात आपको जो याद रखनी है इस सी के बारे में कि जो सी है आपका ये हमेशा आर से बिलोंग करेगा। आर मीन्स रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, रियल नंबर हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन इंटीग्रेशन। और तीसरी बात जो आपको इसके बारे में याद रखनी है, हर एक इक्वेशन के लिए, मान लो आपके पास आपने किसी एक फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो उस फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसके लिए सी की वैल्यू फिक्स होगी। और वन इक्वेशन वैल्यू ऑफ सी इज फिक्स्ड। बात क्लियर? एक इक्वेशन के लिए इसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, बट इंटीग्रेशन अगर आप देखोगे पूरे के पूरे इंटीग्रेशन में जो सी है, क्योंकि हर इक्वेशन में आने वाला है तो हर जगह पे इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। पहली बात हमने आपको बता दी क्या इंटीग्रेशन को किस किस नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। और जब भी हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और उसके बाद उसको पुनः इंटीग्रेट करें तो वापस हम उसी फंक्शन पे पहुंच जाते हैं। ठीक, और इंटीग्रेशन करते समय हमेशा एक कांस्टेंट मिलता है जिस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट जो होगा ये रियल नंबर को बिलोंग करता है और हर इक्वेशन के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी और डिफरेंट इक्वेशन के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। ठीक, अगर अब हम इस पूरे की पूरे फिनोमेना को एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू समझें कि इंटीग्रेशन में जो इक्वेशन आई, लेट से
कि आपके पास कोई एक इक्वेशन थी और आपने उसको इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिल गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आपका रिजल्ट है। लेट्स से कि आपने किसी इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 2 है बेटा, है ना, प्लस सी। तो ये इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है इन ग्राफिकल मेथड? तो अगर आप सोचो, ये इक्वेशन जो है इसको अपन लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और आप सबको पता है ये इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, तो पहले एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं इधर साइड में। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, है ना, और ये आपकी हो गई वाई एक्सिस। ठीक, अब अगर आप सोचो कि x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी, या फिर आप इस इक्वेशन में डिफरेंट कंडीशन को पुट करो। पहली कंडीशन जो हम पुट करते हैं वो पुट करते हैं c इज इक्वल टू 0 पे। अगर c की वैल्यू 0 हो जाए तो देखो ये पूरा का पूरा पैराबोला ओरिजिन से पास होगा, और ये कैसा रहेगा, ऊपर की तरफ इसका मुंह खुलेगा और ये ओरिजिन से पास हो जाएगा। और ये जो पैराबोला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक, पहली कंडीशन हमको देखने को मिली। अब दूसरी कंडीशन आप देखो कि दूसरी कंडीशन में इस c को आप क्या करो, इस c की वैल्यू को आप 1 या 2 रख के देख लो। ठीक, तो हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू में इस c की वैल्यू को रख लेते हैं 1। तो जैसे ही आप इसको 1 रखते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंजेस आ जाएंगे? तो दूसरी कंडीशन हम देखते हैं यहाँ से। दूसरी कंडीशन में हम c को पुट कर लेते हैं प्लस का 1। जैसे ही आप प्लस का 1 पुट करोगे तो ये ग्राफ जो है आपका ये कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, और ये वाली जो लाइन होगी यहाँ पे इसका जो गैप होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 के बराबर होगी। और अब ये जो कर्व आया ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 को। ठीक, तीसरी कंडीशन भी अपन लोग देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन ले लेते हैं, एक बार c की वैल्यू रख लेते हैं माइनस का 1। तो ये जो आपका ग्राफ है पैराबोला का ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और कितना शिफ्ट होगा? सिर्फ 1 यूनिट, और ये जो वैल्यू होगी ये होगी माइनस का 1 हो गई। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1। तो पहली बात हमको ये दिखा कि ये जो इक्वेशन थी हमारे पास आई थी, कौन सी इक्वेशन? जो हमारे पास इक्वेशन आई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इस इक्वेशन में अगर हम c की वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं तो ग्राफ बस हमारा देखोगे अगर आप तो हमारा ग्राफ बस शिफ्ट हो रहा है ना। ओरिजिन से अगर आप प्लस में रखते हो तो ऊपर शिफ्ट होते चले जाओगे, अगर और वैल्यू बढ़ाओगे तो और ऊपर जाओगे, और बढ़ाओगे तो और ऊपर जाओगे, और बढ़ाओगे तो और ऊपर चले जाओगे। अगर आप माइनस में वैल्यूज़ बढ़ाते हो तो देखो नीचे की तरफ शिफ्ट होते चले जाओगे। ठीक, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये एक पूरी की पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है कर्व की। बात क्लियर? तो अपन लोग को ये बात भी पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में स्पेशली, ठीक, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन में c जो होगा वो कट जाएगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो पहली बात आपको ये याद रखना है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो इक्वेशन आएगी, जो इक्वेशन आपको मिलेगी यहाँ पे, वो इक्वेशन आपकी पूरी की पूरी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रही होगी, फैमिली ऑफ कर्व। अब वो कर्व कैसा भी हो सकता है, जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो इक्वेशन ली थी ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो ये पैराबोला का
पैराबोला की फैमिली बन गई। अगर ये कुछ एलिप्टिकल टाइप की इक्वेशन होती तो हो सकता है एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही होती, सर्कुलर टाइप की होती तो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही होती। अगर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो सकती थी तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही थी। अगर आप देख लो 2x + c होता आपके पास, c की वैल्यूज चेंज करते रहो तो आपको देखो यहाँ से मिलती चली जाएंगी अलग अलग टाइप की स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही होती। तो बात क्लियर, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो रिजल्ट आता है वो पूरी की पूरी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें सीख ली। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है आपका पूरा का पूरा फार्मूला बेस्ड है ना। तो यहाँ पे अगर आप फार्मूले नहीं सीख पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो हेडिंग डाल लो, लिखो लिस्ट ऑफ फार्मूला, किस किस टाइप के फार्मूला हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक, तो इस लिस्ट में जो हमारा पहला फार्मूला आता है, पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन x की पावर n dx। ठीक, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो फार्मूला है x की पावर n dx, इसको हम लोग लिखते हैं x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और साथ में एक प्लस का c आता है। c आपका वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और यहाँ पे जितनी भी पावर होगी x की, ये n आपका क्या है, n आपका बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर आपका हो सकता है। ठीक, बट ध्यान रहे कि जो n की वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ -1 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू -1। बात क्लियर, n की वैल्यू -1 के अलावा कुछ भी हो वहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे समस्या आ गई कि सर ये जो dx आया, क्या इंटीग्रेशन में हमेशा dx ही रह सकता है? नहीं, इंटीग्रेशन में dy भी रह सकता है, dx भी रह सकता है, जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। बस ध्यान रहे कि इंटीग्रेशन, ये dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इंटीग्रेशन किस फंक्शन के रिस्पेक्ट में हो रहा है। dx रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बात क्लियर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो ये dx है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बात क्लियर, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अगर मान लो किसी इक्वेशन में dy आ जाता है तो इसका मतलब वहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। मान लो किसी फंक्शन में dt मिल जाता है आपको तो वहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा होगा, t के रिस्पेक्ट में हो रहा होगा। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे सिर्फ dx हो, यहाँ पे dy भी मिल सकता है और dt भी मिल सकता है, जो भी चीज़ हो, d थीटा भी मिल सकता है, आगे मिलेंगे भी आपको ऐसे टर्म्स। बात क्लियर, तो पहला फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसका यूज़ हम लोग देखेंगे। ठीक, पहला फार्मूले के बाद दूसरे फार्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा फार्मूला आपके पास है, दूसरा फार्मूला ये है, अगर मान लो इंटीग्रेशन में आपको दे दिया जाए 1 dx, ठीक, केवल 1 dx, या फिर आपको ऐसे भी दिया जा सकता है केवल dx, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा x प्लस का c। बात क्लियर, x प्लस का c, और आपको पता है c क्यों आया, c आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर अभी हमने जो पिछला फार्मूला पढ़ा और अभी जो ये फार्मूला पढ़ा, इन दोनों को अगर ध्यान से देखो तो एग्जैक्टली ये जो 1 आया, ये 1 कहाँ से आएगा, अगर x की पावर आपकी 0 हो जाए, 0 dx। बात क्लियर, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 ही तो मिल जाएगा। अगर सोच के देखो ये तो उसी फॉर्मूले का एक स्पेशल केस है, इंटीग्रेशन 1 dx, है ना। और अगर आप इस पे वही फार्मूला अप्लाई करते हो जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, पीछे हमारा फार्मूला था इंटीग्रेशन x की पावर n dx, और ये क्या था,
कि ये हो जाता है x की पावर n+1। जितनी भी पावर यहाँ पे होगी उस पावर में आपको 1 ऐड कर देना है सिंपली, और जितनी भी पावर आप आती है इस पूरी पावर को नीचे एज इट इज उठा के लिख देना है और प्लस का सी रहेगा। ठीक, अब आप अगर इसको इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन में आपको क्या मिलने वाला, अभी बताया मैंने कि x तो रहेगा ही, पावर इसकी पहले 0 थी, 0 में जब आप 1 ऐड करोगे और नीचे भी 0 + 1 करोगे और साथ में प्लस का c करोगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, x + c ही तो मिलेगा, इसके अलावा कुछ और तो नहीं मिलने वाला। तो बात क्लियर, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये भी हमारा क्या है, पुराने फॉर्मूले का ही सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म है। ठीक, तो पुराने फॉर्मूले को ही हम लोग देखते हैं, कुछ और भी इस पे चेंजेस करके देखते हैं क्या हो सकता है। मान लो लेट कर लो कि अगर इस फॉर्मूले में हम x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, ax + b से, मतलब एक लीनियर फंक्शन से। ये ax + b कैसा फंक्शन है, ये एक लीनियर फंक्शन है। बात क्लियर, तो हम x को रिप्लेस करते हैं एक लीनियर फंक्शन से, है ना। ठीक, तो क्या चेंजेस आते हैं, तब भी अगर आप x को एक लीनियर फंक्शन के साथ इसको रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ax + b की पावर n dx बन गया। और इसका जो रिजल्ट आता है, ध्यान देना, इसका जो रिजल्ट आता है वो आएगा ax + b की पावर n, आया, प्लस में 1 और अपॉन में n प्लस में 1। दूसरी चीज, यहाँ तक तो आसानी से पहुँच गए। अब इस x के साथ जो भी नंबर होगा a, जो भी a है, ये हमेशा डिवाइड में आ जाएगा, न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और साथ में प्लस का c रहेगा ही रहेगा। ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। ठीक, ये बात भी आपको याद रखनी है कि x को अगर हम किसी भी लीनियर फंक्शन के साथ रिप्लेस कर लेते हैं ax + b से, तो फिर क्या होगा कि जो भी x के साथ वैल्यू होगी वो हमेशा डिवाइड में आ जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। हमने जब ये फॉर्मूला पढ़ा तो साथ में एक कंडीशन भी देखी कि ये फॉर्मूला सिर्फ एक जगह पे एप्लीकेबल नहीं था। कहाँ पे, जब x की वैल्यू कितनी हो जाए, x की पावर जो n है उसमें n की वैल्यू -1 अगर होती है तो वहाँ पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा समझने के लिए पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लो आपको दे दिया जाए x की पावर -1 dx, तो इसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन 1/x dx, और ये जो 1/x dx है ये होता है ln mod x + c का फॉर्मूला। बात क्लियर, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने अभी क्या बताया था आपसे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और आपको पता है कि अगर आप ln का डिफरेंशिएट करो ln x को तो आपको क्या मिलता था, 1/x मिलता था। ठीक, तो अगर आप 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको ln x मिलना चाहिए, तभी तो इसका नाम जो हमने पढ़ा था एंटी डेरिवेटिव वो सही होगा। बात क्लियर, तो 1/x इंटीग्रेशन में अगर है तो उसको जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है ln mod x + c। ठीक, अब यहाँ पे भी आप वही कर सकते हो कि x को रिप्लेस कर दो आप किससे, एक लीनियर फंक्शन से, ax + b से। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो ये फॉर्मूला आपका फिर से एक नए फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है। ठीक, तो ये बन जाएगा 1/ax + b बना, और इसका dx, और आपको पता है कि इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, ln ax + b, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और साथ में जो आपका ये a है, ये a कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जो x के साथ a होता है ये डिवाइड में आ जाता है, और प्लस का c आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है ना। तो आगे बढ़ते हैं, एक फार्मूला और देख लेते हैं, फिर इसके कुछ हम लोग यूजेस देखेंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। अगला फार्मूला जो है 5th नंबर पे, ये है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx का। तो e की पावर
x का जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, तो हमको पता है कि ई की पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर x ही रहता था। तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x ही रहेगा, बस साथ में एक प्लस का c ऐड हो जाएगा। बात क्लियर। अब यहाँ पे भी आप देखो तो आप वही कर सकते हो क्या कि इस x को रिप्लेस कर सकते हो किससे, ax प्लस बी से। जैसे ही आप रिप्लेस करके देखोगे अगर x को, तो आप इसको लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन e की पावर बन गया ax प्लस बी dx। और आपको अभी बताया है मैंने कि ये जितना भी लिखा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये e की पावर ax प्लस बी एज इट इज रहेगा, बस अपॉन में क्या आ जाएगा, एक a और आ जाएगा जो x के साथ लगा हुआ है और प्लस का c रहेगा, और यही आपका क्या रहेगा, इसका रिजल्ट रहेगा। तो आप इस रिजल्ट को भी याद रखना, क्योंकि कई बार डायरेक्ट ज़रूरत पड़ने वाली होती है तो हम लोग वहाँ पे भी इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले फार्मूले की तरफ। अगले फार्मूले पे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाक से, है ना। और एक दो क्वेश्चन करने के बाद आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है, स्क्रीन को पॉज कीजिएगा, करिएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, जो फॉर्मूले हमने एक दो पढ़े हैं इन्हीं पे क्वेश्चन यूज़ करे जाएंगे। हमने आपको दे दिया इंटीग्रेशन x की पावर माइनस का 5 dx। अभी आपको बताया मैंने कि इस तरीके का जब भी क्वेश्चन मिले तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है x की पावर 5 यानी x की पावर n का फॉर्मेट बन रहा है, और x की पावर n के फॉर्मेट में क्या था कि x आप वो एज इट इज लिख लेना है, जितनी पावर हो इस पावर में आपको 1 ऐड कर देना है, और नीचे इसके डिनोमिनेटर में जितनी भी पावर अभी है एज इट इज लिख लेना है, माइनस का 5 प्लस का 1 और साथ में एक प्लस का c ऐड कर देना है। तो इस तरीके से ये छोटा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था और आपने इसको सॉल्व कर लिया और मिल गया आपको इसका आंसर। ठीक, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। दूसरा क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो, कर सकते हो कि इंटीग्रेशन ई की पावर हमने आपको दे दिया 2x प्लस 5 dx, और अभी हमने इसका एक डायरेक्ट फार्मूला आपको बताया है कि 2x प्लस 5 का फॉर्मेट अगर कभी भी मिलता है तो देखो ये एग्जैक्टली ax प्लस बी का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे भी अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, e की पावर 2x प्लस 5 एज इट इज रहते और रहना चाहिए, है ना। यही तो हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे। और x के साथ जो नंबर है ये कहाँ पे चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, और प्लस का c आपको मिल जाएगा। ये भी हमारा रिजल्ट हो गया, सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं छोटा सा इसी टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। मान लो कि आपको हमने दे दिया इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का 3/2 x प्लस का 7/5 dx। सोचो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे क्रैक करोगे। देखने में तो बड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो तो ये भी अभी क्या है, ax प्लस बी का ही तो फॉर्मेट है, बस a की वैल्यू कितनी हो गई है, -3/2। तो इसको भी जब आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे लिख सकते हो, ये बन जाएगा e की पावर माइनस का 3/2 x प्लस का 7/5, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, जो x के साथ जितना भी नंबर है ये पूरा का पूरा डिवाइड में, यानी कि माइनस का 3/2 डिवाइड में आ जाएगा और प्लस का c, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन भी कर लिए। तो आपको मैं एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ जो आपको अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। पहला क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपको निकालना है इंटीग्रेशन x की पावर माइनस का 5/7 dx। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो आपको निकालना है वो निकालना है इंटीग्रेशन 1 अपॉन माइनस का 7/2x प्लस 8/9 dx। ठीक, अगला क्वेश्चन जो आपको करना है थर्ड वाला, ये आप लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस का x प्लस का 2 dx। बात क्लियर। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं आप इनको
सॉल्व करोगे, है ना। सॉल्व करने के बाद आप अपना रिव्यू बताओगे आज के लेक्चर को लेके। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तब हम इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आपको जितने भी बेसिक्स हैं इंटीग्रेशन के सारे हम करवा देंगे। और गारंटी देता हूँ कि पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, पूरे के पूरे लेक्चर देखने के बाद, आप अगर किसी भी प्रीवियस ईयर में का आया हुआ क्वेश्चन, चाहे वो जेई का हो, मेंस का हो, एडवांस का हो या किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, उठा के अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते होगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।